पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार हमने पढ़ा। ठीक है, वर्ण विचार हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम अपनी हिंदी वर्णमाला लिख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। इसके बाद एक नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास था व्यंजनों का। क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, अक्षर, त्र और ज्ञ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ ली। यहाँ पर मैं इस ज्ञ को लिख लेती हूँ। पूरा बोर्ड विजिबल है? ठीक है, तो ये हमने देखे थे। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ चुके थे कि 3 अतिरिक्त हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कुल की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, तो ये है आपके 52, जिसमें कुल स्वरों की संख्या 13, कुल व्यंजनों की संख्या 39। वहीं अगर मूल की बात करें तो मूल वर्णों की संख्या 44, मूल स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अगर हम यहां पर काउंट करते हैं, जो ये हमने व्यंजन लिखे हैं, तो इनकी संख्या कुल कितनी है? 36। ठीक है, जबकि हमारे पास कुल व्यंजनों की संख्या क्या है? 39। तो ये 36 से 39 जो 3 बच जाते हैं वो कौन कौन से हैं? श्र, ड और ढ। ठीक है, ये 3 है। ये तो तुमने तो कर रखा है। तुम एक काम करो, ये फॉर्म है एडमिशन फॉर्म, इसे फिल कर। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी होगी वो तुम मुझसे पूछ लेना। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहने दो, बाकी जो भी जानकारी और ये वाला पूछ लेना। तो यहां तक हमने किया था। और अगर हम देखें, हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुल व्यंजनों की संख्या है 39, जबकि मूल व्यंजनों की संख्या है 33। तो ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो कुल व्यंजन तो है परंतु मूल व्यंजन नहीं है? आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये डिफरेंस है 6 का डिफरेंस, यानी कि ये 6 कुल व्यंजनों में तो है परंतु मूल व्यंजन नहीं है। तो ये कौन कौन से हैं? तो जो हमारे मूल व्यंजन नहीं है उनमें आ जाते हैं आपके, जो यहां पर से हमने अंतिम लिखना शुरू करा, यानी कि अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र, ड और ढ। ये जो हमने देखे अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र, ड और ढ, ये हमारे कभी भी मूल व्यंजन नहीं होते हैं। और अक्सर पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन मूल व्यंजन नहीं है।
और हमें ये लगता है कि अगर पेपर में आ गया ज्ञ ऑप्शन में, तो हम कहेंगे कि मूल व्यंजन क्यों नहीं है भाई, हम तो व्यंजन में इसको लिखते हैं, बट ये मूल व्यंजन नहीं है। मूल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक। बेसिक का मतलब क्या है कि जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करें, ये जो अक्ष है इसको अब आप नोट करते चलेंगे, ये जो अक्ष है ये बना हुआ है आपका क धन श के मेल, क धन श के मेल। वही बात करेंगे हम त्र की, तो त्र किस किस से मिलकर बना है, त धन र। ज्यों की बात करें तो ये मिलकर बना है आपका ज धन यो। श्र की बात करें तो श्र किससे मिलकर बना है, तालव्य श धन र। और ड और ढ की अगर हम बात करें तो हमने देखा इनकी ओरिजिनल पोजीशन तो ये है और इसी का ही मॉडिफिकेशन ये है। तो हमने कहा मूल व्यंजन वह होते हैं कि जो अपने ओरिजिनल स्टेट में होते हैं, जिनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन इन छह को हम देख पा रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, दैट्स व्हाई ये हमारे मूल व्यंजन नहीं है, किंतु कुल व्यंजनों में इनकी गिनती होती है। तो आई होप यहाँ तक सभी को ही क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने देखा कि वर्णों का विभाजन हुआ है और किस किस कैटेगरी में उन्हें रखा हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि कुल में क्या लिखे, मूल में क्या लिखे। बट अब मुझे लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैंने आपको संख्या बताई, बल्कि इनके बारे में भी बताया कि वो जो रह गए हैं वो कौन से वाले। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर। ऑफलाइन वाले तो साथ में बैठे हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं वो एक थम्स अप करके भेज दीजिए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, जब आपका एडमिशन हुआ था। ठीक है, मुझे कमेंट आ चुका है, क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने देखा था कि अ आ आपका कंठ ग्रुप का है, ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ई आपका तालु ग्रुप का है। उ आपका ओष्ठ ग्रुप का है। ए और आई आपका कंठ तालव्य ग्रुप का है। ओ और औ किस ग्रुप का है, कंठोष्ठ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं अंग और आह, इसके बारे में थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये निर्नुनासिक है, परंतु उसे काट के आप कीजिए अनुनासिक। कल वैसे मैंने क्लियर कर दिया था, बट जो नए जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता दूं, वो निर्नु की जगह अनुनासिक है। निर्नुनासिक क्या है, ये जो बाकी के जितने भी बचे। अब इसका समझ मैं आपको बता देती हूँ। निर्नुनासिक का मतलब होता है जिसमें नाक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि जो हवा है आपकी वो सीधा आपके मुख से बाहर आ रही है। जैसे हमने कहा ओ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। किंतु अंग और आहा को बोलते समय हमें नाक की भी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसे कहा जाता है अनुनासिक। नी का मतलब ही क्या है, नहीं, यानी कि नासिक नहीं है। और अनुनासिक का मतलब क्या है, जिसमें नाक भी इन्वॉल्व है, मुंह तो है ही, साथ में नाक भी इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपने व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों में जो पहला ग्रुप है आपका वो है आपका कंठ। दूसरा ग्रुप है आपका
तालु। तीसरा ग्रुप है आपका मूर्धन्य। चौथा ग्रुप है आपका दंत। और पांचवा ग्रुप है आपका ओष्ठ। और इन्हीं को ही क से लेकर म तक के जो हमारे व्यंजन हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। क से लेकर म तक, ठीक है। तो जो क वाला ग्रुप है आपका कंठ, च छ ज छ य तालव्य, ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य, त थ द ध न दंत, प फ ब भ म ओष्ठ। इसमें जो आपका फ है, इसे लेकर एक अपवाद है। ये जो फ है, जब भी आप फ का उच्चारण करेंगे तो जो आपके ऊपर वाले दंत हैं वो आपके नीचे वाले ओष्ठ को स्पर्श करेंगे। एक बार आप खुद बोलकर ट्राई कीजिए, फ। तो इसीलिए इसे कहा जाता है आपका दंतोष्ठ, ठीक है। और एक और आ जाता है आपका व। व के लिए भी क्या कहा जाता है, दंतोष्ठ। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन। को कहा जाता है अर्ध स्वर। य और व को कहा जाता है आपका अर्ध स्वर। र को कहा जाता है लुंठित, लुंठित व्यंजन। लुंठित का व्यंजन, लुंठित व्यंजन का मतलब क्या होता है, जिस व्यंजन को बोलते समय आपके मुंह में एक वाइब्रेशन का एहसास होता है, र, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, र। जबकि ल की बात करें तो ल को हम कहते हैं पार्श्व व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। तो यह क्लियर हुआ। य और व को कहा जाता है आपका अर्धस्वर, र को कहा जाता है लुंठित व्यंजन, ल को कहा जाता है आपका पार्श्विक व्यंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। अभी इसके रिवीजन के बाद तुरंत मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके दूंगी, अभी वो आप साथ साथ यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था उच्छिष्ट व्यंजन। पहले संघर्षी व्यंजन कर लेते हैं। तो संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे आपके श, स, स और ह। ये वाला जो श है, जिसे आप अक्सर शलजम वाला श कहते हैं, इसे कहा जाता है तालव्य श। तालव्य श। जबकि जो नेक्स्ट आपका प वाला श है, या इसे षटकोण वाला श भी कहते हैं, तो इसे कहा जाता है मूर्धन्य श। ये जो आपका स है, इसे कहा जाता है दंत स। और ह को क्या कहा जाता है, यंत्रमुखी व्यंजन। यंत्रमुखी को ध्यान होगा, जिससे बोलते समय हमारे क्या निकलते, मुंह से एक गर्म हवा बाहर निकलती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। और इनका मेल कैसे कैसे है, अक्षय के लिए क्या बनता है आपका, हाँ कौन सा दशा, फिर षटकोण। ये पढ़ के क्या फायदा हुआ जब षटकोण ही बोलना है। मूर्धन्य श, क धन मूर्धन्य श। इसके बाद त्र किस किस के मेल से बनता है, त धन र।
ज्ञ किस किस के मेल से बनता है? ज धन ज्ञ। और श्र किस किस के मेल से बनता है? वेरी गुड। तालव्य श धन र। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद कुछ हमने फैक्ट पढ़े थे। एक है आपका काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन कौन सा होता है? कौन सा होता है? ख। काकल्य व्यंजन का मतलब क्या होता है? वह व्यंजन जिसे हम विसर्ग के स्थान पर प्रयोग करते हैं। विसर्ग के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले व्यंजन को काकल्य व्यंजन कहते हैं, जो है ह। जैसे हमने लिखा ओम नमः शिवाय। तो जब आप नमः कहेंगे तो अंत किससे हो रहा है? ह से हो रहा है, परंतु हम विसर्ग का चिन्ह लगा। उच्चारण में ह, लेखन में विसर्ग। ऐसे व्यंजन को क्या कहा जाता है? आपका काकल्य व्यंजन। और कुछ रह गया इसमें? एक और हमने पढ़ा था वत्सर्य व्यंजन। तो वत्सर्य व्यंजन चार होते हैं, न, स, ल, ज। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। न, स, ल, ज, इन्हें क्या कहा जाता है? आपका वत्सर्य व्यंजन। तो आई होप यहां तक सभी को ही क्लियर हो गया होगा। इसके अतिरिक्त भी था इसमें कुछ? ठीक है। इसके बाद पहले हम देख लेते हैं कि वर्णों को हमने उनके बोलने के आधार पर विभाजित किया है। बोलने की जो उनकी अवधि है, अवधि के आधार पर अगर हम देखें तो एक आ जाता है आपका अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब ये है कि अल्प का मतलब है जो छोटा है, यानी कि जिनको कहने में बहुत कम समय लगता है। तो अल्प प्राण कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? 1, 2, 1, 3 और 5। यानी कि जो आपका ऑड ग्रुप है, अ से ऑड ग्रुप, ये आपका क्या है? अल्प प्राण। जैसे क, च, ट, त, ब, ग, ज, ड, द, ब, ड, य, ण, न, म। ये जो 1, 3, 5, ये तीनों आपकी क्या है? अल्प प्राण। और जो रह गए ख, छ, ठ, थ, फ, ये और ये वाला जो आपका ग्रुप है, यानी कि 2 और 4 ग्रुप आपका किसमें आ जाएगा? महाप्राण। वहीं अगर हम देखते हैं एक दूसरा आ जाता है घोष, यानी कि वाइब्रेशन के आधार पर। तो एक होता है आपका अघोष और दूसरा है सघोष। अघोष का मतलब क्या है? जिसमें घोष यानी कि वाइब्रेशन नहीं है। और स का मतलब होता है सहित, यानी कि जिसमें वाइब्रेशन है। तो अघोष में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? 1 और 2, दो ही है। यानी कि क वाला ग्रुप और ख वाला ग्रुप, ये दोनों ही कौन से वाले हैं आपके? अघोष। जबकि जो हमारा ग ग्रुप है, घ ग्रुप है और ड ग्रुप है, यानी कि सघोष में आ जाएगा आपका 3, 4 और 5। 3, 4, 5 ये किसमें आ जाएंगे? सघोष में। ये मैं कल पढ़ा चुकी थी, इसलिए आपको एज ए रिविजन मैं करवा रही हूँ। ठीक है। बाकी कल जब पढ़ाया था तो प्रॉपर आपको एक डायग्राम के साथ साथ बताया भी था। ठीक है। इसकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं आपको, वो आपको यूट्यूब, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ऋषि रिच एजुकेशन हब के नाम से, वहां पर भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट होके पूछ सकते। ठीक है। तो सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण हम लोग कर चुके हैं। एक लास्ट यहाँ पर रह गया कि जो आपका पांचवा वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ड़, य, ण, न, म, इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक
व्यंजन। अनुनासिक, अब हमें पता है अनुनासिक क्या होता है, जिसमें हमें हवा को बाहर निकालने के लिए मुख के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमने कहा, अपनी नाक को बंद करके कहेंगे हम क, ख, ग, घ, ड़। जैसे हमने ड़ बोला तो एक नाक पे हमारा एक दबाव पड़ रहा है, ठीक है। च, छ, ज, झ, य। जैसे यो बोला तो हमारे नाक पे एक दबाव पड़ा, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन। इसके बाद आ जाता है एक हमारा अनुस्वार। अनुस्वार व्यंजन कौन से हैं? जैसे जैसे संबंध, हाँ जैसे बिल्कुल। अनुस्वार व्यंजन कहाँ होते हैं, जहां पर न और म की पूर्ति के लिए हम अंग की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमें लिखना है बंदर, तो या तो बंदर मैं ऐसे लिख लूं या मैं लिखूं बंदर, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधे नौ की पूर्ति अब किसने करती, अंग के बिंदु ने करती, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मुझे लिखना है संबंध, तो मैं इसे लिख सकती हूं इधर इसने म की पूर्ति भी कर दी और इधर न की पूर्ति भी कर दी, तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है, आपका अनुस्वार व्यंजन। तो जहां तक मुझे लगता है कल का जितना भी था हमने ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगी कि कुछ क्वेश्चंस है उसको आप लोग नोट डाउन करें और फटाफट से मुझे उनके आंसर्स बता दें।